सो चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फॉर बिलियंस ऑफ ईयर आर अर्थ was a barren planet without any life. The first form of life appeared in the water bodies belonging to the flora world. So आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होएगा, द प्लांट किंगडम. फॉर स्टडिंग द प्लांट किंगडम इन कैन स्टडी द डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सो आपका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल डेडियस forest. These forests are between 10 degree north and 23 degree north and 10 degree south. आपका फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रासलैंड होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जहाँ पे आपको एक इमेज भी दिखाई हुई है. हेलो गाइस, डीएवी कोर्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. आशा करते हैं आप सभी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अच्छे गए होंगे. आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस कैसे गए. सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 लाइफ ऑन अर्थ को स्टार्ट करने वाले हैं. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 वाटर सराउंडिंग द अर्थ किया था. अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन. सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह चैप्टर का प्रीव्यू देखेंगे. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे. पहला द प्लांट किंगडम. सबसे पहले हम प्लांट किंगडम के बारे में सीखेंगे. और प्लांट किंगडम में आपके पास क्या क्या है. ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. सेकंड ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे. थर्ड डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. सेकंड टॉपिक आपके रहने वाला है द एनिमल किंगडम. और जो थर्ड टॉपिक है वो आपका रहने वाला है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम. ठीक है. सो इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है. सो आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम प्लांट किंगडम का ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे. वहीं जो हमारे इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट रहने वाला है उसमें हम डेजर्ट्स और टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट को पढ़ेंगे. और जो हमारा थर्ड एंड लास्ट पार्ट रहने वाला है उसमें हम द एनिमल किंगडम एंड द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम को पढ़ेंगे. सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं. सो यहाँ पे मैंने हमारा चैप्टर ओपन कर लिया, चैप्टर नंबर 6 लाइफ ऑन अर्थ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. For billions of years, our Earth was a barren planet without any life. The first form of life appeared in the water bodies belonging to the flora world plant kingdom. So billions of years के लिए जो अर्थ है एक खाली बंजर प्लैनेट था. ठीक है. जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ थी अर्थ में वो वाटर में थी और वह फ्लोरा वर्ल्ड का पार्ट था, यानी कि प्लांट किंगडम का पार्ट था. Gradually the plant life gave way to another form of life which is known as fauna, the animal kingdom. और ये धीरे धीरे प्लांट्स एवॉल्व हुए और इन्होंने एक और फॉर्म ऑफ लाइफ को जन्म दिया जिसे हम फाउना कहते हैं, दैट इज एनिमल किंगडम. द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग्स विद देयर एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम. प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन बीइंग्स का जो रिलेशनशिप होता है इन तीनों को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है. ठीक है. The human beings who first appeared on Earth's surface were called Homo sapiens. जो humans अर्थ के सरफेस पर सबसे पहले देखे गए थे उन्हें Homo sapiens कहते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका. As we know, the Earth is the only planet in solar system where life exists. The living zone is known as biosphere. Biosphere is divided into 2 kingdoms, namely plant kingdom and animal kingdom. जैसे कि हमें पता है कि पूरे सोलर सिस्टम में एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. जो हमारे अर्थ का लिविंग जोन है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं. ठीक है. और जो बायोस्फीयर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 किंगडम्स में डिवाइडेड है. एक है हमारा प्लांट किंगडम, एक है हमारा एनिमल किंगडम. दे लिव टुगेदर इन कंप्लीट हार्मनी. इन दिस जोन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर एग्जिस्टेंस. और जो ये प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है ये एक साथ बहुत अच्छे से रहते हैं. ठीक है. और इसी जोन में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है क्योंकि यह एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं.
Plants prepare their own food with the help of non-living things like sunlight, air and water. That is why they are known as food factories. Plants जो है वो खुद का खाना बनाते हैं by using non-living things जैसे sunlight, air and water. अभी आपको पता है ना कि living organism यहाँ क्या है, plant, और non-living organism क्या है यहाँ, sunlight, air and water. ठीक है, हम plants को food factories भी कहते हैं. Plants provide food for the animals to satisfy their basic needs. Animal also provide soil nutrients with their remains which are helpful for growth of plants. Plants जो है वह animals को food provide करते हैं उनकी basic necessities को satisfy करने में, और animals जो है वो उन्हें soil nutrients provide करते हैं अपने remains के साथ, जो plants की growth में काफ़ी मददगार होते हैं. आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर एज दे ड्राइव ऑल बेसिक नीड्स फ्रॉम इट. ह्यूमन बींग्स कंज्यूम बोथ प्लांट फूड as well as animal food. It is the only form of the life in the biosphere which has alerted the environment according to its own needs. जो human beings है वो बायोस्फीयर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्योंकि वो सभी अपनी बेसिक नेसेसरी चीज़ों को उससे लेते हैं. ठीक है, ह्यूमन्स जो है वो दोनों प्लांट फूड और एनिमल फूड को कंज्यूम करते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, और बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो मीट चिकन खाते हैं. ठीक है, और जो ह्यूमन्स है वो ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ है बायोस्फीयर में जो अपने अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को एडजस्ट करते हैं. अब आपका यहाँ से आज का टॉपिक मेनली शुरू होएगा. ठीक है, सो आज हमारा द प्लांट किंगडम. For studying the plant kingdom, we can get different vegetation belts in the world. Vegetation include forest, grassland, bushes and shrubs. Plant kingdom को study करने के लिए हम ना क्या करेंगे, vegetation belts of the world को study करेंगे. ठीक है, vegetation में क्या क्या आता है, forests आते हैं, grasslands आती है, bushes आती है और shrubs आती है. They vary from place to place because of the variation in climatic condition. अब ये हर जगह अलग अलग चीज़ें क्यों होती है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं ग्रासलैंड है, तो ये क्लाइमेट के कारण होता है. ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस के कारण होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द इक्वाटोरियल रीजन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज हाई थ्रू आउट द ईयर. ट्रीज आर टॉल एंड डेंस. अब जो इक्वेटर के पास नेशंस है यानी इक्वाटोरियल रीजन है जो हमारा, उसमें टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही हाई होती है पूरी ईयर में, इसलिए जो वहाँ के ट्रीज़ है वह लंबे और घने होते हैं. द टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ये हेल्प करते हैं प्लांट और एनिमल लाइफ को ग्रो करने में. ऑन द अदर हैंड, इन द डेजर्ट एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई एंड रेनफॉल इज लेस, द प्लांट्स एंड एनिमल इज लिमिटेड. अब आप दूसरी तरफ डेजर्ट्स को ले लीजिए, वहाँ पे टेम्परेचर तो हाई होता है पर रेनफॉल कम होती है, जिस कारण वहाँ पे आपको वेजिटेशन बहुत कम देखने को मिलता है. सिर्फ आपको एक दो स्पीसीज ऑफ प्लांट देखने को मिलेगी जैसे कैक्टस, और एक दो एनिमल देखने को मिलेगा जैसे कैमल एंड स्नेक्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट पैराग्राफ है, द वेजिटेशन बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी broadly divided into various groups on the basis of their location, climate and conditions. These are ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड डेजर्ट्स एंड टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. जो वेजिटेशन बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड होती है वो अलग अलग टाइप में अपनी लोकेशन और क्लाइमेट कंडीशंस पर डिवाइड की जा सकती है. ये जो है ये ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, और टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं. अब यहाँ पे आपका फर्स्ट है प्लांट लाइफ में ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट. These forests are found in tropical region between 23rd 1/2 north and 23 1/2 south. On the basis of the difference of climate condition and vegetation, these forests can be divided into two groups. जो ये फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ये 23 1/2 नॉर्थ और 23 1/2 साउथ के रीजन में पाए जाते हैं. उनके अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और वेजिटेशन के कारण इन फॉरेस्ट को हम दो टाइप्स में वो डिवाइड करते हैं. पहला होता है हमारा इक्वाटोरियल या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स.
The main areas are Zarin Basin in Africa, Amazon Basin in South America, and a few islands in Southeast Asia. These areas receive heavy rainfall throughout the year and the temperature remains very high. These forests remain green throughout the year. The trees are very tall. Main trees found in this area are ebony, rubber, mahogany, rosewood and etc. जो हमारे इक्वाटोरियल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये 10 डिग्री नॉर्थ है 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं. इनके मेन एरियाज है ज़ेरी बेसिन इन अफ्रीका, अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका एंड फ्यू आइलैंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया. ये रीजन्स में काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर और टेम्परेचर जो है काफ़ी हाई होता है. ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है पूरी ईयर ग्रीन रहते हैं, इनमें पूरी साल ग्रीनरी बनी रहती है और जो ट्रीज़ है इन फॉरेस्ट के वो काफ़ी लंबे होते हैं. मेन ट्रीज़ जो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं वो है एबोनी, रबर, मोहोगैनी, रोजवुड एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट आपका टाइप है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल डेडिकेट फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट थ्राइव बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 23 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ टू 23 डिग्री 1/2 साउथ लैटिट्यूड्स. These forest belts receive moderate rainfall and the trees here shed their leaves in the dry season. The trees are of medium height. The main areas which their forests are found in India, China, eastern Brazil and etc. Common trees in these areas salt, teak, bamboo and etc. जो हमारे ट्रॉपिकल डेडिकेट फॉरेस्ट होते हैं ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी लोकेशन होती है. सदर्न हेमिस्फीयर में ये 10 डिग्री साउथ से 23 डिग्री 1/2 साउथ तक पाए जाते हैं. ठीक है, इन फॉरेस्ट में मॉडरेट रेनफॉल होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है. ठीक है, और जो ट्रीज़ है वो अपनी लीव्स शेड कर देते हैं इन द ड्राई सीजन. ठीक है, जो इस एरिया के ट्रीज़ होते हैं वो मीडियम हाइट के होते हैं. मेन एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है इंडिया, चाइना, ईस्टर्न ब्राज़ील एंड एक्सेट्रा. इस एरिया में के कॉमन ट्रीज़ है सॉल्ट, टीक, बैम्बू एंड एक्सेट्रा. आपका नेक्स्ट होता है, अब फॉरेस्ट के बाद आपके आते हैं ग्रासलैंड्स. Grasslands are the areas where vegetation is dominated by grasses. Grasses like plants and scattering of trees. Grasslands are found in the area of scanty rainfall with varying temperature condition. On this basis of climatic condition, they can be divided into two groups. Grassland वो एरिया होता है जहाँ पे वेजिटेशन ग्रासेस द्वारा डोमिनेट किया जाता है. जैसे फॉरेस्ट में ट्रीज ज़्यादा होते हैं वैसे ग्रासलैंड में ग्रासेस ज़्यादा होती है. ठीक है, जो ग्रासलैंड्स होते हैं वह उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ तो ना ज़्यादा रेनफॉल होती है ना कम रेनफॉल होती है और अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस पे ये वेरी अप करते हैं. ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पे हम ग्रासलैंड्स को भी दो टाइप्स पे डिवाइड करते हैं. फर्स्ट टाइप है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. दे आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वाटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट्स इन द बोथ हेमिस्फीयर. These grasslands receive about 100 cm rainfall. The grasslands of these regions are very rough, thick and tall. Campos in Brazil are typical example of these forests. Sorry, यहाँ पे forest misprinting है बुक में, यहाँ grassland आएगा. So जो आपके tropical grasslands होते हैं वो इक्वाटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट्स के बीच में लोकेटेड होते हैं. ठीक है, इन दोनों हेमिस्फीयर में इन ग्रासलैंड में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. द ग्रासेस होती है इन एरिया की वो रफ, थिक एंड टॉल होती है. कैंपोज इन ब्राज़ील जो है इन ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका ग्रासलैंड्स का टेम्परेट ग्रासलैंड. These grasslands are located in the temperate zone and the interior part of continents. These grasslands receive about 25 to 75 centimeter rainfall and sometimes even snowfall also. The grasses of these regions are short and soft. They are also known as different names in different areas. For example, prairies North America, pampas South America, downs Australia and veldt South Africa. So जो हमारे temperate grasslands होते हैं ये टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं और द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. आप देख सकते हैं ये जितने भी ग्रासलैंड्स यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं ये सभी इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है. इन ग्रासलैंड्स में 25 to 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है. इनमें कभी कभी स्नोफॉल भी होती है. इन एरियाज़ की जो ग्रासेस होती है वो काफ़ी शॉर्ट और सॉफ्ट होती है. ये अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग नाम से जाने जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं इन्हें, साउथ अमेरिका में पैम्पर्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और वेल्ट्स इन्हें साउथ अफ्रीका में कहते हैं.
सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से, आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उस डाउट को हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास 7 डीएवी का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।